पिछले दिनों एक खबर आई, ज़्यादातर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस खबर का ना तो कोई पॉलिटिकल महत्व था और ना ही कोई रिलीजियस। हुआ यह था कि तमिलनाडु में 27 साल के एक दलित आईटी इंजीनियर काविन सेल्व गणेश की ऑनर किलिंग कर दी गई। हत्या तो एक दलित की हुई थी, लेकिन हत्यारे किसी सो कॉल्ड बड़ी जाति के नहीं बल्कि सो कॉल्ड पिछड़ी जाति के व्यक्ति थे, इसलिए इस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। हत्या चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति ने की हो, पुलिस अपना काम करेगी, उन्हें सजा देगी। हमारा काम इस पर बात करना बिल्कुल नहीं है कि किस जाति के व्यक्ति ने हत्या की और उसका क्या एंगल है, लेकिन इस वीडियो में हम इस एंगल पर जरूर बात करेंगे कि आखिर क्यों तमिलनाडु में जातीय हिंसा के दौरान गैर ब्राह्मण डोमिनेंट कास्ट जो हैं वो दलितों के साथ कन्फ्लिक्ट करती हैं, लेकिन इसके बावजूद हर बार ठीकरा ब्राह्मणों पर फोड़ दिया जाता है। दरअसल इसके पीछे का जो कारण है उसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तमिलनाडु को अक्सर भारत का सोशल जस्टिस लैब कहा जाता है। ये वो राज्य है जहां पेरियार और करुणानिधि जैसे नेताओं ने एक जबरदस्त जाति आधारित आंदोलन खड़ा किया था, जिसका उद्देश्य ब्राह्मण वर्चस्व को खत्म करके एक इक्वल सोसाइटी की स्थापना करना था। इस आंदोलन ने सामाजिक सुधार की बात तो की, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन ब्राह्मण विरोध से आगे बढ़कर हिंदू आस्था और परंपराओं के विरोध तक पहुंच गया। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, रामायण का सार्वजनिक अपमान किया गया। धीरे धीरे तमिलनाडु का वह द्रविड़ आंदोलन जाति भेद निर्मूलन और सामाजिक सुधार से ज्यादा एक नकारात्मक पहचान की राजनीति बन गया। तमिलनाडु आज भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर जाति आधारित आंदोलन चुनावी राजनीति में सफल रहा। ब्राह्मणों को सरकार, प्रशासन और राजनीति से दूर करने की जो कवायद तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति ने शुरू की थी, उसमें उन्हें सफलता भी मिली। 1960s के दशक से ही तमिलनाडु से ब्राह्मण राजनीति का खात्मा शुरू हो गया। डीएमके और एआईएडीएमके जैसे तमिलनाडु के बड़े राजनीतिक दलों ने खुद को द्रविड़ आइडेंटिटी से एसोसिएट किया और आज यही दोनों पॉलिटिकल पार्टीज तमिलनाडु में एक एक करके सरकार चलाती हैं। 2025 की सच्चाई ये है कि आज तमिलनाडु को हम भारत का पहला पोस्ट ब्राह्मणिकल स्टेट कह सकते हैं, जहां प्रशासन, शिक्षा, न्यायपालिका और राजनीति इन सारी चीजों से ब्राह्मण लगभग पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। लेकिन क्या इससे सामाजिक न्याय का सपना पूरा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। इन सारी चीजों के बावजूद भी राज्य में जातीय हिंसा और विशेषकर दलितों के विरुद्ध हिंसा आज भी उसी तीव्रता से बनी हुई है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जिस ब्राह्मण वर्चस्व को खत्म करने के नाम पर यह जाति आधारित आंदोलन शुरू हुआ था, वह आंदोलन ब्राह्मण वर्चस्व के खत्म होने के बाद भी आज तक क्यों चला आ रहा है? और यदि ब्राह्मण वर्चस्व समाप्त हो गया है तो फिर दलित समाज पर हिंसा कौन कर रहा है? आज तमिलनाडु में जो जातियां खुद को शोषित कहती हैं, वही जातियां दलितों का सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से शोषण कर रही हैं। अनेक घटनाएं तमिलनाडु में आए दिन घट रही हैं जो ये बताती हैं कि जातिवाद की जड़ें केवल ब्राह्मणों में नहीं बल्कि हर जाति समूह में व्याप्त है। तमिलनाडु में जातिगत ऑनर किलिंग्स की लिस्ट बहुत लंबी है। 2013 में एक दलित युवक इलवरासन और ओबीसी लड़की दिव्या की प्रेम कहानी शुरू होती है और बाद में उनकी प्रेम कहानी मौत में बदल जाती है। उनकी शादी के बाद दंगे होते हैं, दलित बस्तियां जलाई जाती हैं और इलवरासन की रहस्यमयी मौत को आत्महत्या बताकर पेश किया जाता है। 2016 की यह घटना है। वी शंकर नाम के एक दलित युवक को उसकी ओबीसी पत्नी कौशल्या के परिवार ने सरेआम दिन दहाड़े मार डाला। 2019 की एक घटना है। एक दलित लड़की प्रिया और ओबीसी लड़के कनगराज की हत्या खुद कनगराज के भाई ने कर दी। 2024 की एक घटना है। अलगेंद्रन खुद एक दलित था और एक दलित महिला से शादी करना चाहता था, लेकिन उसका सिर काट दिया गया, वह भी तब जब दोनों ही शेड्यूल कास्ट से थे। जाति को थोड़ा गहराई से समझने वाले लोग ये जानते होंगे कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी ऊंच नीच का एक भेदभाव होता है। इसी कारण एक सो कॉल्ड दलित भी अपने से नीचे माने जाने वाले दलित से शादी नहीं कर पाता है। ये तमाम घटनाएं जो मैंने आपको बताई, इन सभी मामलों में कहीं भी ब्राह्मण मौजूद नहीं थे, न तो पीड़ित के रूप में और न ही अपराधी के रूप में। फिर भी तमिलनाडु में इन तमाम हिंसाओं को ब्राह्मणवाद से जोड़ दिया गया। एक कथिर नामक एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जो खुद एक दलित हैं। उनके रिसर्च के अनुसार दलितों के खिलाफ हो रहे 90% से ज्यादा अपराध गैर ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते हैं। तो सवाल यह है कि तमिलनाडु में अगर राजनीति, प्रशासन, पुलिस और नौकरशाही सब कुछ गैर ब्राह्मणों के हाथ में है, तो दलितों पर अत्याचार की जिम्मेदार ब्राह्मण कैसे हो रहे हैं? तमिलनाडु में ब्राह्मण आबादी 2% से भी कम है, फिर भी हर जातीय संकट या सामाजिक असमानता का ठीकरा अब भी ब्राह्मणों पर क्यों फोड़ा जाता है? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह राजनीति है। राजनीतिक दलों के लिए यह फायदे का सौदा है कि वो समाज में किसी एक समूह को परमानेंट विलेन बनाए रखें
और चूंकि ब्राह्मण संख्या में बहुत कम है, वो सड़कों पर नहीं उतरते, वो वायलेंस नहीं करते हैं, इसलिए राजनीतिक रूप से ब्राह्मण एक सेफ एनिमी है। आज की स्थिति में जब ब्राह्मण तमिलनाडु में हर सरकारी पद से लगभग बाहर है, तब भी यदि तमिलनाडु जातिवाद में डूबा हुआ है, तब भी यदि हजारों की संख्या में तमिलनाडु में दलितों पर गैर ब्राह्मणों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, तो इसका उत्तर ब्राह्मणों में नहीं बल्कि फ्यूडल मेंटेलिटी में खोजना होगा। तमिलनाडु की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज भी जातिवादी हिंसा को ब्राह्मणों से जोड़ देती हैं, जबकि हकीकत यह है कि हर जाति ने किसी न किसी रूप में जातिवाद को अपनाया और फैलाया है, चाहे वह जातिगत गर्व की बात हो या फिर अंतरजातीय विवाहों के विरोध की बात हो। तमिलनाडु के अलावा आप दूसरे एग्जांपल्स देखिए, आप उत्तर प्रदेश और बिहार में बनने वाले भोजपुरी गानों को देख लीजिए। न जाने कितनी जातियों के नाम पर गाने बन रहे हैं, क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या यादव, क्या भूमिहार, क्या कुशवाहा, क्या पासवान। इन गानों में एक दूसरे की जातियों को नीचा दिखाना, जातिगत टशन को बढ़ावा देना और यहां तक कि मारपीट और गोली चलाने को शौर्य की तरह प्रस्तुत करना, ये सब आम बातें हो गई हैं। ये गाने अब शादी ब्याह और गाँव के मेले में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक गहरी जातीय पहचान और वर्चस्व की लड़ाई का जरिया बन गए हैं। तमाम जातियों के नाम पर गाने बन रहे हैं और कई बार तो ये गाने हिंसा का कारण भी बनते जा रहे हैं। यूपी बिहार तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुल मिलाकर सार ये है कि जिन डोमिनेंट कास्ट्स ने ब्राह्मणों पर जातिवाद का आरोप लगाया था, वे खुद उसी जातिवाद के दलदल में आज नहीं बल्कि सदियों से फंसे हुए हैं। आज वो डोमिनेंट कास्ट्स खुद दलितों पर अत्याचार कर रही हैं और दुर्भाग्य यह है कि उनके द्वारा किए जा रहे इस अत्याचार का ठीकरा भी ब्राह्मणों पर फोड़ा जा रहा है। बात सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, बात उस मेंटेलिटी की है जो समाज की हर समस्या को ब्राह्मणों से जोड़ देती है। सवाल यह नहीं है कि ब्राह्मण दोषी हैं या गैर ब्राह्मण दोषी हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच हम जातिगत भेदभाव को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं या बस ब्राह्मणों को एक काल्पनिक दुश्मन की तरह गढ़कर अपनी जातिगत हिंसा को नैतिक जामा पहनाना चाहते हैं।